हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे बच्चे। और फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और जो कि अपना नया टॉपिक होगा। हम लोग कर रहे हैं प्यारे बच्चे मेडिवल हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर हमारा एक पार्ट चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री, और उसी के अंदर हम लोग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम धर्म, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और ये तीनों टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक चलेगा प्यारे बच्चे। आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा मोहम्मद गौरी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? मोहम्मद गौरी, जिसका रूलिंग टाइम प्यारे बच्चे हमेशा याद रखना 1175 से लेकर 1206 एडी तक रहेगा। मतलब लगभग अगर आप अंदाजा लगा के चले तो नियर अबाउट करीबन से अगर हम देखें तो ये करीबन हो सकता है आपका कितना सर? तो 31 साल के आसपास इसका रूलिंग टाइम माना जाता है। 31 ईयर्स तक इसने रूल किया था इंडिया के ऊपर। ठीक है जी। तो इसका रूलिंग टाइम भारत के अंदर देखेंगे क्या है। एक्चुअल में मोहम्मद गौरी को बताने से पहले, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे, इस्लाम धर्म भारत में कैसे आया, किस तरीके से आया, किस तरीके से शुरुआत हुई और इसके फाउंडर कौन थे, कौन लेकर आए इस धर्म को। ये सारा टॉपिक एक इस्लाम रिलीजन के टॉपिक की वीडियो डाल रखी है, वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि इस्लाम धर्म की शुरुआत आपके सऊदी अरब मक्का से हुई थी, और ये मक्का आपका सऊदी अरब में पड़ता था, जिसकी शुरुआत करने वाले मोहम्मद हजरत पैगंबर जी थे। लेकिन ये शुरुआत हुई थी सऊदी अरब में। वहां से सऊदी अरब से इसको भारत में किसने फैलाने की कोशिश की, किसने स्प्रेड किया, किसने इसको प्रमोशन किया, किस तरीके से भारत में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज मैक्सिमम लेवल देखो इंडिया के अंदर इस्लामिक कम्युनिटीज हैं, ये कैसे पहुंचे भारत में। तो इसका रीजन मैंने बताया था दूसरी वीडियो मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक में। इसके बाद आएगा प्यारे बच्चे कि भारत में 17 टाइम्स अटैक किया गया था महमूद गजनवी द्वारा, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और उसी के बाद आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्यारे बच्चे मोहम्मद गौरी पे। ठीक है जी। तो डटकर अपना कंपटीशन की तैयारी करो और अच्छे लेवल पर अपने तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाओ प्यारे बच्चे, इसी चैनल के साथ जुड़कर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी विद गौरव। ठीक है जी। चल आओ बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं प्यारे बच्चे, इसके बारे में सबसे पहली बात क्या है कि मोहम्मद गौरी जो था सर, इसका जन्म कब हुआ ये बता दीजिए। 1149 एडी में इसका जन्म होता है। जन्म का स्थान सर अफगानिस्तान। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? अफगानिस्तान में सेम टू सेम जगह पैदा हुआ। अफगानिस्तान में कौन सी जगह का रहने वाला था बता देना? गौर प्रदेश। कहां का बच्चे? गौर प्रदेश का रहने वाला शासक था। ठीक है जी। जन्म होता है 1149 एडी के अंदर। कहां पर सर? अफगानिस्तान के गौर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं सर भारत में इसके बारे में अगर बात करें तो ये कौन से वंश से बिलोंग करता था, तो आप बोल देना सर ये शशवानी जाति से बिलोंग करता था। शशवानी कास्ट। कौन सी कास्ट थी सर? शशवानी जाति से बिलोंग करता था। ये शशवानी कास्ट से बिलोंग करता था। मोहम्मद गौरी के मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं कि इसने कौन कौन से अभियान छेड़े, बैटल छेड़ी, ये एक्चुअल में भारत में कौन से दर्रे से एंट्री करेगा। तो याद रखना, भारत में एंट्री करने के लिए इसने गोमल पास का यूज किया था। गोमल दर्रा। कभी पूछा जाए इंडिया में कौन से पास से एंट्री करेगा तो आप प्यारे बच्चे बताएंगे गोमल पास से एंट्री मारता है मोहम्मद गौरी। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ तो आप बताएंगे 1149 एडी के अंदर अफगानिस्तान के गौर प्रदेश में जन्म लेते महाराज जी। शशवानी जाति से बिलोंग करते थे और भारत में एंटर करने के लिए गोमल पास का यूज करेगा ये। लेकिन कभी पूछा जाता है कि ये जो मोहम्मद गौरी था इसका ऐतिहासिक युद्ध सबसे ज्यादा किसके साथ हुआ, तो हमेशा प्यारे बच्चे याद रखेंगे कि इसकी सबसे ज्यादा लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से होगी। कहानी पे आएंगे उससे पहले मैं ये बता दूं कि मोहम्मद गौरी के फेमस बैटल कौन से रहे। तो 1175 एडी से शुरू हो जाएगा। जो सबसे पहला बैटल तो नहीं था प्यारे बच्चे, लेकिन इसने एक जाति के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था, जो कि जहां पर कहां पे था? मुल्तान में। और वो जाति कौन सी थी जिसके खिलाफ इसने अभियान छेड़ा, तो बोल देना शशवानी जाति के खिलाफ अभियान को पूरी तरीके से क्या किया इसने? खत्म किया था। कब किया? 1175 प्यारे बच्चे एडी के अंदर। उसी के बाद भारत में एंट्री करेगा 1178 एडी में। कब करेगा? 1178 एडी में। अटैक करेगा कहां पर प्यारे बच्चे? गुजरात पे। गुजरात में कहां पर अटैक करेगा तो बता देना गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन। कौन सी? पाटन। उसी पाटन में अटैक करेगा। लेकिन अटैक करने से पहले गुजरात में एक बहुत फेमस वंश चलता था जिसको बोलते हैं चालुक्य डायनेस्टी।
उसी चालुक्य वंश के राजा से मुलाकात करेगा ये भीम फर्स्ट और भीम सेकंड से, और पंगे ले लेगा जिसमें बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। कौन? मोहम्मद गौरी साहब पिटेंगे बहुत बुरी तरीके से। बेचारी किस्मत अच्छी थी, भाग निकले, भागने के बाद फिर फंस गए तो गुलाम बना लिया इन दोनों भाइयों ने, भीम फर्स्ट भीम सेकंड ने। लेकिन मम्मी के कहने पे इनकी छोड़ दिया गया। छोड़ा तो भाग गया कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर में भागती क्या करा इसने? कश्मीर को ही क्या कर लेगा? कश्मीर एंड सिंध, कश्मीर और सिंध को क्या करेगा प्यारे बच्चे? कश्मीर और सिंध पे कब्जा करके बैठ जाएगा। मतलब सुधरा नहीं, बदतमीज बनता चला गया वो। और जितना इसको मना किया गया, पीटा गया, उसके बाद भी बदतमीजी इसकी हद से ज्यादा बढ़ती चली गई। है थोड़ा सा बदतमीज किस्म का राजा। इंडिया में फिर आएगा तो इसकी मुलाकात होगी सबसे ज्यादा किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला युद्ध लड़ेगा 1191 का, जिसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं इसे। तराइन कहां पे पड़ता है तो बता देना, हरियाणा में पड़ता है। आज इसी तराइन को हम लोग तरावड़ी के नाम से जानते हैं। तरावड़ी। सर ये कहां पड़ता है तरावड़ी? तो बता देना, करनाल के पास पड़ता है प्यारे बच्चे। कहां पड़ता है? करनाल के पास। इसी के बाद अगर बात करें 1192 में कौन सा युद्ध लड़ेगा तो बता देना सर, सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ेगा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ेगा प्यारे बच्चे। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी इसी से लड़ा गया था। ये भी कहां पर है प्यारे बच्चे? सेम। तराइन मतलब हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह पड़ेगी तरावड़ी, और ये पड़ती है करनाल में। जब दिल्ली से आप लोग चंडीगढ़ की तरफ आओगे तो बीच में करनाल पड़ेगा, उसी में एक तराइन जगह पड़ती है बीच में, उसी को तरावड़ी बोलते हैं। और लड़ेगा एक 1194 एडी का बैटल, जिसे बोलेंगे प्यारे बच्चे बैटल ऑफ चंदावर। कौन सा बैटल लड़ेगा? बैटल ऑफ चंदावर लड़ेगा। ये लड़ाई होगी किसके बीच में? तो आप बता देना, ये बैटल ऑफ चंदावर किसके बीच में हुई थी? आपके होंगी मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद। ये राजा जयचंद कौन आ गया सर? पृथ्वीराज चौहान तो हम जानते हैं, बताऊंगा जयचंद का भी रिलेशन क्या है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। 2 मिनट के लिए हट जाता हूं बोर्ड से, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार लो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो प्यारे बच्चे। नोट्स आपके हाथ से बनाए हुए आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगे। ठीक है जी, चलो आओ बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मैंने बता दिया, मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 एडी के अंदर अफगानिस्तान के गौर प्रदेश में हुआ। शशवानी जाति से बिलोंग करते थे। इंडिया में आने के लिए जो हिस्सा चुनेंगे, गोमल पास को चुनेंगे। सारा डेमोन्स्ट्रेशन आपको राइट साइड में दिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे कैसे ये सारी चीजें घटेंगी। ऐसा बताते थे, अफगानिस्तान हिस्सा वाला एरिया यहाँ पे पड़ेगा सर। इसी अफगानिस्तान में 2 रूलर का जन्म हुआ था, एक तो आपका महमूद गजनवी, दूसरे थे आपके मोहम्मद गौरी साहब। मोहम्मद गौरी जन्म लेते हैं 1149 एडी के अंदर। ठीक है जी, लेकिन जन्म के बाद ऐसा बताते हैं कि ये बंदा अफगानिस्तान का राजा तो बना, लेकिन ऐसा बताते हैं अफगानिस्तान को अपने आप को डेवलप करने में इसको समय लग गया। मोहम्मद गौरी ने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि वहां के लोग, वहां के मैक्सिमम लोग इसी को एक तरीके से अपना राजा मानना शुरू कर देते हैं। इसने अपनी बहुत अच्छी इमेज क्रिएट कर ली थी अफगानिस्तान के अंदर। इस हिस्से में 4 गुलामे भी खरीद लेता है यहाँ से, बढ़िया बढ़िया तगड़े लेवल के गुलाम बनाता है यहाँ पे, अच्छे अच्छे। बताऊंगा गुलाम कौन है। लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद गौरी जो था, इसी अफगानिस्तान के थोड़े से अगले हिस्से तक मुल्तान में एक जगह पड़ेगी, तो उसी मुल्तान में एक शशवानी नाम की जाति रहती थी जो आपस में भिड़ गई, लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में, उस लड़ाई को सुलझाने के लिए मोहम्मद गौरी चले गए 1175 में मुल्तान, और इनकी शशवानी जाति के खिलाफ की आपसी लड़ाई को इसने खत्म किया। अभियान को खत्म करने के बाद ऐसा बताते हैं कि वो सबसे पहला अभियान इसने 1175 में खत्म किया था। ठीक है जी, उसी के बाद घटना हुई, ये महाराज जी इसी मोहम्मद गौरी ने इसी रास्ते को प्रयोग किया, इसी रास्ते को फॉलो किया। इससे ऊपर वाला जो रास्ता पड़ता था, जो भारत में एंटर करता था, दिस इज कॉल्ड खैबर पास। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? खैबर पास बोलते हैं उसको। लेकिन इसी से नीचे वाला रास्ता जाता था जो भारत के अंदर एंट्री करवाता था, उसे बोलते थे गोमल पास। कभी पूछा जाए गोमल पास के रास्ते से कौन आया था भारत में, तो गोमल पास के रास्ते से मोहम्मद गौरी आया था। तो ये एंट्री करता है भारत के अंदर। जैसी एंट्री करता है भारत में, तो ये सबसे पहले भारत के इस वाले हिस्से तक पहुंचता है, गुजरात में। गुजरात में पाटन में पहुंच जाता है। पाटन में क्या करता है, इसी सोमनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों के क्या कर रहा था, ये प्रमोशन कर रहा है। वहां इस्लामिक लोगों को प्रमोट है, यहाँ पे इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था। जैसी कोशिश करता गया, ऐसे बताते हैं कि ये बंदा जहां पे इस्लामिक रिलीजन को प्रमोट कर रहा था, वहीं के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भीम फर्स्ट।
ये भीमध्वज जो नाम का बंदा था, जो कि चालुक्य वंश चलता था यहाँ पे, खतरनाक राजा था। जांघें इतनी मोटी मोटी बढ़िया खतरनाक है ना, ऐसे डोले शोले दिखा के घूमते थे लोग, ऐसे बिल्कुल छाती चौड़ी करके चलते थे लोग। मोहम्मद गौरी टकरा गए गलती से, उनको लगा भाई ये क्या हो गया, आपस में टकराए, मार पेटा खींच के बहुत बुरी, पता लगा कि बंदा भारत को या गुजरात को लूटने आया था, और मारा बुरी तरीके से, पटक पटक के मारा। मोहम्मद गौरी ने कहा अरे भागना ही सही है यहाँ से, भागा उल्टा, बचाया अपने आप को, भागा उल्टा। भागते भागते सोचा कि ऊपर से जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, राजस्थान से निकलता हूँ। राजस्थान में गया, यहाँ पे एक मंदिर पड़ता था माउंट आबू। कौन सा मंदिर था प्यारे बच्चे? माउंट आबू। मंदिर नहीं, सॉरी, माउंट आबू जगह पड़ती है यहाँ पे। उसी माउंट आबू में कभी पूछा जाए कि माउंट आबू में फेमस टेंपल कौन सा है, तो बता देना प्यारे बच्चे, दिलवाड़ा जैन टेंपल। कौन सा है? दिलवाड़ा जैन टेंपल है यहाँ पे। दिलवाड़ा जैन टेंपल सर कौन से पर्वत पे बनाया है, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना सर, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी जिसे बोलते हैं गुरु शिखर, इसी गुरु शिखर चोटी पे बनाया गया आपका क्या है सर, आपका दिलवाड़ा जैन टेंपल, यहीं पर लोकेटेड है। ऐसा बताते हैं कि इसी माउंट आबू में पकड़ा गया कौन सर? मोहम्मद गौरी। भागा अपनी जान बचा के, लेकिन भीम फर्स्ट भी इनके पीछे भागे। भीम फर्स्ट इसके पीछे भागा, यहीं पे पकड़ा गया, फिर मारा घसीटता हुआ लेकर आया भीम फर्स्ट दोबारा गुजरात में। कहते हैं तारों से, चेन से बांध के रखो इस बंदे को। ये बंदा आज भारत में अगर ये भाग निकला तो ये किसी और राज्य को हानि पहुंचाएगा। इससे पहले ये भारत के ऊपर हावी हो, इस बंदे को बना लो यहीं का गुलाम। गुलाम बना लिया इसको तगड़े लेवल पे, गुलाम बनाया, हफ्ते भर तक गुलामगिरी कर रहा था बेचारा। तो उतने में उसकी मम्मी या किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया। फैमिली मेंबर के बड़े बुजुर्ग कहने के मुताबिक भीम फर्स्ट ने उनकी बात को माना और इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, ये बंदा खुरापात होने की बजाय डबल खुरापात बन गया। ये इस रास्ते से जब जा रहा था तो इसके रास्ते में सिंध आ गया और कश्मीर वाला हिस्सा आ गया। इसने दोनों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। सिंध और कश्मीर को देखो, 1179 में सिंध एंड कश्मीर को जीत लेता है। 1179 एडी में प्यारे बच्चे किसको जीतेगा? सिंध एंड कश्मीर को जीतना शुरू कर देता है। इसकी पावर थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होगी भारत के ऊपर। मतलब जब सिंध और कश्मीर को जीत लिया ना, तब इसका भारत का हिस्सा धीरे धीरे इसके अंडर में आ गया। ये थोड़ा सा पावरफुल हो गया, सोचने लग गया अब तो भारत मेरा हो ही जाएगा। कश्मीर जो, जब कश्मीर और सिंध मेरे पास आ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? ठीक है जी। इसी चक्कर में क्या है, 1179 एडी तक ये क्या है, कश्मीर और सिंध के ऊपर जीत हासिल कर ली। जब ये यहां से जा रहा था ना, तो बीच में राजस्थान वाला हिस्सा पड़ा था इसको। राजस्थान वाले हिस्से में ही इसकी मुलाकात होगी पृथ्वीराज चौहान से, पीआरसी। वैसे तो दिल्ली के राजा थे उस समय, लेकिन ये जब यहां से क्रॉस करता हुआ जा रहा था तभी इसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से हुई। अब बात क्या आती है यहां पर कि ऐसा बताते थे कि, इसको ध्यान से समझेंगे, इतिहास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि अपनी किताबों में लिखते थे, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। उन्होंने कहा कि इसकी ऐतिहासिक लड़ाई सबसे ज्यादा पृथ्वीराज चौहान की हमारे मोहम्मद गौरी के साथ हुई है। इतिहासकारों का भी यही कहना था कि सबसे ज्यादा लड़ाई मोहम्मद गौरी की किससे हुई? पृथ्वीराज चौहान से। आखिर ये दोनों के बीच में आखिर किस तरीके की लड़ाई फैलनी शुरू हुई? आखिर ये किस वजह से लड़ना शुरू होते हैं प्यारे बच्चे? किस वजह से लड़ना शुरू होते हैं उसको जानते हैं। फिर से बात करते हैं अपने इंडिया के मैप की। हमारे इंडिया में आपको पता है सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला जो स्टेट है वो राजस्थान है। ठीक है जी। ऐसा बताते थे कि उस समय इस वाले हिस्से में, जिसे हम लोग करंट में इंद्रप्रस्थ नहीं बोलते, इसे पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे, इंद्रप्रस्थ। और आज इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इसे बोलते हैं दिल्ली। आज इसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। पुराने समय में इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। इस इंद्रप्रस्थ पे राजा हुआ करते थे। कौन सर? इस इंद्रप्रस्थ पे जो राजा होते थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पीआरसी। शॉर्ट में लिख रहा हूं पीआरसी, आप लोग समझ लेना। पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा थे और इसी से सटा रहता था आपका राजस्थान का कुछ हिस्सा। तो राजस्थान के कुछ अलवर वाले हिस्से में, राजस्थान के कुछ आपके अजमेर वाले हिस्से में, कुछ हिस्से में यहाँ पर आपका क्या चलता था? पृथ्वीराज चौहान का एक वंश चलता था। पृथ्वीराज चौहान इसी हिस्से के राजा थे। और ये पृथ्वीराज चौहान कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तो बता देना सर प्यारे बच्चे, चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चौहान वंश के राजा कौन थे सर? पृथ्वीराज चौहान थे। कहां पर रूल करते थे? दिल्ली वाले हिस्से। इन्हीं के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, जिनका नाम था सर चंद्रवरदाई। क्या नाम था? चंद्रवरदाई नाम था। जो ऐसा बताते हैं कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बिना अधूरे थे और पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई के बिना अधूरा। ये दोनों एक दूसरे की कभी भी बुराई नहीं सुन सकते थे। हमेशा जब भी बातें लिखी एक पॉजिटिव लेवल की लिखी। चंद्रवरदाई तो ये भी कहते थे कि अगर मैं जिंदा हूं
तो उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान अगर जिंदा है तो उसकी वजह मैं हूं। मतलब हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इन्हीं चंद्रवरदाई ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इसमें जितनी भी बातें लिखी चंद्रवरदाई जी ने वो सारी की सारी बातें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी हर एक युद्ध के जीत का वर्णन करते थे। जीत, अगर हार भी जाए पृथ्वीराज चौहान तब भी उसको हार को जीत बना के लिखने का काम चंद्रवरदाई ने किया। मतलब कभी भी बातों को गलत भी लिख देते थे ये, लेकिन उसमें हमेशा तारीफ किसकी होती थी? पृथ्वीराज चौहान की। मान के चलो कोई युद्ध हुआ, लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए, लेकिन जब ये किताब लिखते थे तो उसके अंदर भी जिता देते थे उनको। किताबों के अंदर एक फैक्चुअल पॉइंट में जिताया जाता था। तो पृथ्वीराज रासो जितनी भी किताबें चंद्रवरदाई जितनी भी लिखते थे पृथ्वीराज रासो के अंदर बातें, तो सारी बातें कुछ फॉर्म में एक तरीके से झूठी भी साबित हुई। अब रीजन है, एक और चीज बताता हूं। ऐसा बताते थे कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती थी, एक स्टेट पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है प्यारे बच्चे? कन्नौज। इसी कन्नौज के एक वंश चलता था इसी कन्नौज में जिसका नाम था गहड़वाल वंश। कभी पूछा जाए क्या कौन सा वंश चलेगा? गहड़वाल वंश चलता था यहाँ पे। इसी गहड़वाल वंश के एक राजा थे, राजा जयचंद। क्या नाम था प्यारे बच्चे? राजा जयचंद। इन्हीं राजा जयचंद की एक बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। ये संयोगिता जो थी ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कन्नौज में तो पूरे के पूरे कन्नौज में सबसे खूबसूरत सुंदरी और एक कह सकते हो कि एक रानी के समान थी ये संयोगिता। बहुत छोटी थी उम्र में। तो ऐसा बताते हैं कि जब ये सोती थी तो सोते समय इनके जो घर के बुजुर्ग होते थे, जैसे दादा नानी जो बुजुर्ग होते थे, तो इनको नींद नहीं आती थी संयोगिता को सोते समय। इनको नींद ही नहीं आती थी। जब नींद नहीं आती थी तो ये डिमांड करती थी मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनने का शौक है, मुझे नींद नहीं आती। तो इनकी दादी परदादी जो भी थी वो इनको कहानियां सुनाती थी। तो इनको ना कहानी सुनने का शौक चढ़ा। तो दादी दादी कहानी, जैसे हमारे जो पूर्वज होते थे वो तो हमें ऐसे ही कहानी सुनाते थे। एक बेटे देखो, एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। फिर धीरे धीरे उनके डेथ हो गई और कहानी खत्म हो गई, सो गया तब तक इतने में। लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग होती थी। जब इनकी दादी कहानी सुनाती थी तो वो कहानी में एक वीरता का भावना नजर आती थी। और जितनी भी कहानी इनको सुनाई गई, सारी कहानियों में पृथ्वीराज चौहान का जिक्र होता था। हर कहानी की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान से। तो इनके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट होनी शुरू हो गई, अरे पृथ्वीराज चौहान इतना अच्छा इंसान था। ये जैसे जैसे बड़ी होती गई, कहानी सुनते सुनते बड़ी होती गई, इनके दिमाग में एक छवि बन गई, पृथ्वीराज चौहान जैसा राजा अगर मेरा पति होगा तो समाज में कितनी इज्जत होगी मेरी, मतलब मैं बहुत खुश रहूंगी उस बंदे के साथ। तो मतलब जैसे जैसे बढ़ती गई, कहानी सुनती गई, इनके दिमाग में एक ऐसी छवि आ गई, इनका जो नेचर था वो लव में बदल गया। पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन प्यार करने लग गई संयोगिता। जैसे जैसे बढ़ती गई, इन्होंने सोचा कि आने वाले समय में मेरा हस्बैंड जो होगा वो पृथ्वीराज चौहान जैसा होगा। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में आ चुकी होगी कि पृथ्वीराज चौहान इससे उम्र में कितने बड़े होंगे। जब उनके बहादुरी के किस्से ये बचपन से सुन रही है तो इसका मतलब वो बहुत बड़े थे उम्र में। इन्होंने प्लान बना लिया था कि अगर मैं बड़ी होंगी तो शादी करने का जो निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सपनों का राजा पृथ्वीराज, आई लव यू पृथ्वीराज, तो इनके अकॉर्डिंग इनका पृथ्वीराज चौहान था। तो इन्होंने कई सारी बातें इन्होंने अपने हिसाब से सोची। सीता बहुत ज्यादा खुश रहती थी जब भी इनकी कहानियां सुनती थी। जब भी इनकी दादी कहती थी चल आजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनो, तो इतनी तेजी से दौड़ के आती थी, मान के चलो कि पृथ्वीराज चौहान के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। बढ़ती गई, तो इनके मन में किसके प्रति प्रेम आ गया? पृथ्वीराज चौहान के प्रति। एक दिन क्या हुआ, राजा जयचंद जो था ये बंदा जाता है पृथ्वीराज चौहान के पास, कहता है कि महाराज, युवराज, दिल्ली के युवराज को बोलते थे, राजा को बोलते थे युवराज, मैंने सुना है महाराज अगर आप चाहो तो हम एक समझौता कर लेते हैं। क्योंकि ये जो राजा जयचंद था थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान था, तो ये दिल्ली पे नजर थी इसकी। ये कहता है कन्नौज पे कब तक राज करूंगा, दिल्ली के ऊपर राज करना मतलब भारत का सबसे बड़ा राजा। तो इसकी नजर दिल्ली पे थी। तो दिल्ली पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान से समझौता करता है, कहता है कि महाराज क्यों ना हम दोनों मिलकर दिल्ली पे राज करें। 6 महीने आप करो, 6 महीने हम करते हैं, यानी कि एक समझौता कर लेते हैं दोनों। पृथ्वीराज चौहान ने इनके समझौते को ठुकरा दिया। कहते देख रहे हो एक लालची इंसान मेरे पास
दिल्ली मांगने आया है। सारे के सारे दरबारी रुक जाते, हंसते हैं फिर रुक जाते, हंसते हैं फिर रुक जाते। इसको बुरा लगता है, कहता है मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लोग, मैंने तो समझौते की बात छेड़ी थी, इन्होंने मजाक बना दिया। ये आंखों से वो आंख बबला हो जाता है, कहता है पृथ्वीराज, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने बात रखी थी कि दिल्ली हम दोनों मिलकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा अपमान देख के दिल्ली तो छोड़, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करूंगा। फिर हंसा, ऐसे मूंछों पे ताव लगा के। पृथ्वीराज से तुमने एक तरीके से एक डिमांड करी है, और अगर पृथ्वीराज ने उसको नकारा है तो इसका मतलब आप में कुछ ही किसी चीज की कमी होगी। जाइए उसे सुधारिए और फिर आइए मेरे पास, दिल्ली आपको उसी समय में दे दूंगा। ये बंदा सोचता है आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है। तो इसने बोला कि आप में वो कमी है जो शायद किसी में नहीं होगी। इसने बोला ऐसी कमी क्या है मेरे अंदर जो मैं दिल्ली नहीं संभाल सकता। कहता है वही कमी मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मेरे सामने मोहम्मद गौरी से टकरा कर उसे हरा के दिखा दे, तुझे दिल्ली सौंप दूंगा। जयचंद भाग गया उसी समय, डरपोक भागा उसी समय दिल्ली के बजाय कन्नौज भाग गए। कहता है यार ये बंदे ने बेइज्जती कर लिया, आंख मतलब गुस्सा उसी समय से इसके अंदर आ गया। पृथ्वीराज चौहान से इसी समय से इसके अंदर गुस्सा आ गया सर राजा जयचंद के अंदर। बेटी देखो इसको, बेटी इसके प्यार में पागल है, बाप गुस्से से उबला हुआ है। तो एक दिन राजा जयचंद अपने सभा में भाषण दे रहे थे, कह रहे कि दिल्ली मुझे किसी हाल में चाहिए, अपने सेनापति प्रजा सभी से कह रहा था दिल्ली मुझे किसी हाल में चाहिए, उसके लिए पृथ्वीराज चौहान को मारना ही क्यों ना पड़े, छल से मारेंगे, कपट से मारेंगे, लेकिन उसकी हत्या होगी। उतने में संयोगी तो सुन लेती है, कहती वाह पिताजी वाह, ऐसा कायर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो किसी को धोखे से मारने की कोशिश करता है। दम है तो जाके उस बंदे से सीना टकरा के लड़के दिखाओ, आंखों से आंखें से लड़ा के दिखाओ, हथियारों से लड़के दिखाओ, उसका सामना करके दिखाओ। संयुक्ता कहती है खबरदार मेरे सामने आवाज ऊंची हुई, कहती महाराज क्षमा चाहती हूँ पिताजी, लेकिन ये बात मैं गौर के साथ कह सकती हूँ, वो बंदे के सामने आपकी एक नहीं टिक सकती। जब मुंह पे बेइज्जती करी राजा जयचंद चढ़ गया। इसको थोड़ा सा शक हुआ कि ये पृथ्वीराज चौहान की इतनी तारीफ कैसे कर रही, हमारी बेटी होकर पृथ्वीराज चौहान की तारीफ, चौहान वंश की इतना ज्यादा कैसे क्लोज हो गई है। इसकी मम्मी को बोला, कहते इस पे नजर रखो जरा, मुझे शक हो रहा है ये चौहान वंश के बारे में इतना कैसे जानती है। पता लगा कि कुछ समय बाद की संयुक्ता प्लान कर रही थी कि पृथ्वी जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे लगता है हमारे पिताजी हमें अलग करने की कोशिश कर देंगे, प्लीज सेंड मी व्हाट्सएप। बड़ा सा मैसेज टाइप किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती पृथ्वी, प्लीज कम हियर एंड टेक मी राइट नाउ। पृथ्वीराज कहता है सीन डबल टिक हो गए मैसेज पे, ठीक है डोंट वरी आई एम कमिंग विद इन अ फ्यू टाइम्स या फ्यू डेज। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली एक तरीके से उन्होंने बोला कि जी मुझे एक तरीके से किसी भी हाल में लेके चले जाओ। जब ऐसी बात बोली तो मम्मी सुन गई, मम्मी ने जाके बता दी इसकी राजा जयचंद को। राजा जयचंद को गुस्सा आया, राजा जयचंद ने कहा कि मैं, जो बंदा मेरा दुश्मन है वो मेरा एक दामाद नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। राजा जयचंद ने उसी समय क्या कर दिया, पूरे के पूरे कन्नौज में, पूरे कन्नौज के अंदर मुनादी करवा दी कि कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, सभी आसपास के रजवाड़ों के राजा मेरे घर आएंगे अपने बेटों के साथ, और उन्हीं के साथ में से किसी एक लड़के से मेरी बेटी विवाह करेगी। मुनादी करवाई, स्वयंवर हो गया। स्वयंवर के लिए सारे राजा अगले दिन पहुंच गए समय पे। जैसी समय पर पहुंचे उसी समय मान के चलो इसको भी भनक लग गई संयोगिता को। संयुक्ता को बड़ा गुस्सा आया। संयुक्ता ने कहा कि मेरे से बिना पूछे मेरा स्वयंवर रखवा दिया गया और उसमें पृथ्वी नाम का राजा, पृथ्वीराज का नामो निशान नहीं है, मैं स्वयंवर में नहीं बैठूंगी। फिर मैसेज किया, पृथ्वी अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें पृथ्वी पे नहीं मिलूंगी, प्लीज कम एंड टेक मी राइट नाउ, वरना रैट किल रखा है और इस साइड मेरे सामने एक जहर की बोतल, दोनों को मिला के कॉकटेल बना के पीऊंगी तुम्हारे सामने, सीधी सी बात है। फिर मुलाकात होगी इसरो के उस चंद्रयान 4 के अंदर। बड़ा गुस्सा आया इसको भाई साहब। इनने कहा कि यार ये नहीं मानेगी, इसको लेके जाना ही पड़ेगा। स्वयंवर की बातें आ गई, स्वयंवर वाला दिन आया। स्वयंवर वाले दिन देखा तो जस्ट स्वयंवर के जैसे स्वयंवर वाला हिस्सा है, ग्राउंड है, उसी के जस्ट बाहर 2 पुतले लगाए गए थे बाहर के साइड में, और दोनों पुतलों में पृथ्वीराज चौहान की फोटो लगाई गई जिसमें पृथ्वीराज चौहान ऐसे झुक के सलाम कर रहे हैं।
सभी लोगों को, इधर से आने वाले, इधर से आने वाले। संयोगिता देख जाती, कहते अरे वाह, मतलब बेशरम की तो हद पार रखी है मेरे पिताजी ने। मेरे ही पति को इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे किसी राजा नहीं, किसी एक बहुत ही बेकार इंसान के सामने, किसी के सामने झुक रहे हैं। ये दौड़ती हुई गई, सब राजा एक तरीके से स्वयंवर में सामने आ गए, स्वयंवर में सब के सब खड़े हैं, और यहाँ पर संयोगिता, ये जितने भी खड़े मुस्कुरा रहे, कह रहे संयोगिता आएगी हमारे पास, बड़ी खुश चहक मुस्कुराहट सब पे। लेकिन वहां पे पूछा गया, वहां के जो मंत्री थे उन्होंने बोला, बेटी जिसको चुनेगी उसी से तेरी शादी होगी। इसने कहा वो बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा स्वयंवर में जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और वो बंदा पृथ्वीराज चौहान है। इसका बाप फिर से निकालता तलवार, संयोगिता काट दूंगा तेरे को मैं आज। कहती पिताजी काट लीजिए, लेकिन शादी तो मेरी उसी से होगी। मम्मी खड़ी हो जाती है, तुम्हारे में इतना दम भी, तुम ऐसे कैसे बेशर्म इंसान हो, अपनी बेटी को मारने चले हो, दम है तो उस पृथ्वीराज चौहान से लड़के दिखाओ, गलत साबित कर दो अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी जिससे चाहोगे उससे शादी कर लेगी। भाई उसको भी गुस्सा आ गया फिर और ज्यादा। ये भागती हुई गई, पहले तो पुतला गिराया इसने मेरे सामने, मेरे हस्बैंड का पुतला ऐसे नहीं, वीर जवान की तरह खड़ा करो उसको, अगर खड़ा ही करना है तो। बड़ा बुरा लगा, इसके पीछे भागा इसका पापा। उतने में आया यहाँ से पृथ्वीराज चौहान, लेके भाग गया पूरे स्वयंवर से। जैसे स्वयंवर से लेके भागा, बेचारे का शर्म से सर झुक गया। किसका सर? तो आप बोलोगे वो राजा जयचंद का शर्म से सर झुक गया। पूरी सभा में सारे के सारे रजवाड़े लोग, सारे रजवंश लोग सब मौजूद थे वहां पे, और सभी का शर्म से सर झुक गया। बड़ा बुरा लगा सभी को। इन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी के सामने से, मतलब कि इसको लगा कि मेरी सारी सभा के सामने मेरा सर झुका दिया इस राजा ने। इसने वही कसम खाई कि आने वाले समय में इसी पृथ्वीराज चौहान का सर या तो काटूंगा या तो पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई इन दोनों के बीच में। राजा जयचंद ये मान के चलो खून का प्यासा होगा किसके सर? पृथ्वीराज चौहान के पीछे। इसी वजह से ऐसे बताते हैं कि चंद्रवरदाई जी ने इसी बातों को किताबों में भी लिखा। इन्होंने किताबों में एक बात लिखी कि पृथ्वीराज चौहान जितने बहादुर हैं उतने ही दयालु इंसान भी है। एक बात इनकी तारीफ भी की थी इसने, और कहा कि दयालु इसलिए हैं क्योंकि इनकी लड़ाई सबसे ज्यादा ऐतिहासिक तौर पर मोहम्मद गौरी से हुई, और लड़ाई में सबसे ज्यादा बार मोहम्मद गौरी 16 के 16 बार हार चुका था। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने इनको माफ कर दिया। चाहते तो इसकी हत्या भी कर सकते थे, लेकिन माफ किया। तो हुए ना दयालु। कोई इंसान इतना मार खाने के बावजूद भी, अटैक आक्रमण करवाने के बावजूद भी कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इन्होंने जिंदा छोड़ा इसको। इनका कहना यह था कि मोहम्मद गौरी जिस दिन तू मुझे मार देगा उस दिन मेरी क्या होगी हार, और इसी वजह से मैं तुझे हमेशा जिंदा छोड़ता हूं ताकि तू एक दिन तो मुझे हराए। लेकिन ये हरा ही नहीं पाता। पृथ्वीराज चौहान को इसी चीज पे गुरूर था कि इस बंदे ने कभी तो एक बार से आए कि मुझे हरा के दिखाए, लेकिन ये हरा नहीं पाता था, कमजोर था। मोहम्मद गौरी तो कहता था कि मुझे मार दे पृथ्वी, लेकिन मुझे मार दे, वरना तेरे लिए शायद मैं एक तरीके का काल बन के आऊंगा, हो सकता है तेरी हत्या भी कर दूंगा। पृथ्वीराज चौहान कहता है, हंसने लग गया, कहता है हम तो वीरों की शान है, हमें तो मरने का शौक है, मार के तो दिखाओ। छाती ठोक के कहते हैं जिस समय भी मरेंगे ना, चौहान वंश के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। इसको बड़ी खुशी होती थी। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, इन्हीं सारी चीजों के अटैक्स होते गए। 16 बार अटैक करने के बाद भी इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। ये बंदा ऐसा था कि कभी भी हार नहीं मानता था। इसकी नजर अफगानिस्तान के बजाय भारत पे भी थी। तो इसने क्या किया, 17वां अटैक किया मोहम्मद गौरी ने। ये बातें भी इन्होंने चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो में लिखी। जो 17वां आक्रमण माना गया वो 1191 एडी का, जिसे बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इनकी लड़ाई हुई थी बिल्कुल हरियाणा के उसी जगह पे जिसे बोलते हैं करनाल। करनाल के पास लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इतनी भयानक लड़ाई हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान फिर से जीत गए। फिर कौन हारा सर? मोहम्मद गौरी। कभी पूछा जाए किसके बीच में लड़ाई हुई ये बैटल ऑफ तराइन, तो आप सीधा सीधा प्यारे बच्चे आंसर देंगे, ये फिर से किसके बीच में लड़ाई हुई, ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। जिसमें कौन जीता प्यारे बच्चे? पीआरसी जीत गए। फिर उसके बाद लड़ाई होती है, दूसरी बार बैटल हुआ अगले साल, फिर आया ये पूरी दम के साथ 1192, दिस इज कॉल्ड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। लड़ाई होती है फिर से किसके बीच? तो आप बोलेंगे मोहम्मद गौरी वर्सेस प्यारे बच्चे पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फिर से क्या हुआ, फिर से इसके अंदर इस बार इसकी किस्मत क्यों चमकी, क्योंकि इस बैटल के अंदर इसका जो दामाद या कह सकते हैं इसके जो ससुर थे पृथ्वीराज चौहान के, यानी राजा जयचंद, उसने साथ दिया था किसका? मोहम्मद गौरी का। क्योंकि
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जब ये हारा था मोहम्मद गौरी, तो वहीं से राजा जयचंद को भनक लग गई कि मेरा दुश्मन अकेला नहीं, ये तो मोहम्मद गौरी का भी दुश्मन है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान को हम दोनों मिलकर हरा दें। तो मोहम्मद गौरी कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, कहते हैं आपको बस मैं अपनी आधी सेना और दे दूंगा, आप उसको हरा देना, मेरी जीत उसी में है कि आप मेरे दुश्मन को हराओ। मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है। 1192 का बैटल हुआ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ, इसमें इसके पास सेना आधे से ज्यादा थी, मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। हारने के बाद मोहम्मद गौरी इसकी दोनों आंखें क्या कर देता है, फोड़ देगा। दोनों आंखें फोड़ता है, कहां पर सर, इसी हरियाणा के हिस्से में। फोड़ने के बाद यहीं से घसीटता हुआ मोहम्मद गौरी कहां लेके जाता है पृथ्वीराज चौहान को, अफगानिस्तान लेके चला जाता है। कहां लेके जाएगा प्यारे बच्चे, अफगानिस्तान लेकर जाएगा। अफगानिस्तान लेकर चला जाता है इसको। अफगानिस्तान ले जाने के बाद घटना बदल जाती है। अफगानिस्तान जैसे लेके जाता है तो वहां पे चल रहा होता खेल का आयोजन, खेल का आयोजन। अच्छा बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो 1192 का बैटल है ना, इस बैटल के बाद ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो था, इसमें बताते हैं कि ये हार गया। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि चंद्रवरदाई जी कभी भी इनकी हार को हार नहीं दिखाते थे। उन्होंने जितनी बातें भी इसमें पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखी, वो हमेशा पृथ्वीराज चौहान की जीत का वर्णन करते थे। सर यहाँ पे आप पृथ्वीराज चौहान हार गया तो इसका मतलब ये क्या यहाँ पे जीत बना के लिखेंगे? हाँ, ये चीज जिताना चाहता हूँ, ये अभी जीत बना के लिख देंगे इसको। देखो ये रियलिटी थी, रियलिटी ये थी कि यहाँ पे रियल में पृथ्वीराज चौहान हार चुका है, लेकिन इसको जीत बना के कौन लिख रहा है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रवरदाई जी। तो एक बात बताओ कि चंद्रवरदाई जी जितनी बातें लिखते होंगे, क्या पता वो सच भी थी? बहुत सारी बातें क्या थी सर, झूठी भी रही थी। क्यों? उनकी तारीफ करने का मतलब है कि आप कुछ बातें उनकी झूठी भी लिख रहे हो। इस चक्कर में पहली वो बातें करेंगे जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज रासो ने बात बोली। पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो के अंदर क्या बात बोली गई है, पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और दूसरी बात, रियलिटी क्या थी, हिस्टोरियंस का कहना क्या था, उसके बाद हमें किसको फॉलो करना है सर, इसकी बातों को या इसकी बातों को? तो आप बोल देना सर हम इनकी बातों को फॉलो करेंगे, इनकी बातों को नहीं, क्योंकि छूट था कुछ बातें इसमें। तो पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग बता देता हूं, जब इनकी दोनों आंखें फोड़ी गई, तो जब मोहम्मद गौरी इनको घसीटता हुआ लेकर गया कहां पर सर, अफगानिस्तान, तो ऐसा बताते थे उस समय यहां पर ये बैठकर किताब पूरी कर रहे थे। कौन सर? चंद्रवरदाई जी। और ये देख जाते हैं कि भाई मेरे राजा को घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है, तो ये भी पीछे पीछे भाग जाते हैं इनके पीछे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो वहां का खेल का आयोजन चल रहा था। खेल कैसा था सर? आर्करी। आर्करी मतलब निशाना लगाना होता है, तो कोई चीज थी यहाँ पे निशाने लगाने थे उस पर। तो वहीं पर पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ चंद्रवरदाई भी पहुंच गए। अब इनकी आंखें तो दोनों फूट चुकी हैं, तो उसी जगह पे मोहम्मद गौरी भी खड़ा था। तो चंद्रवरदाई जी गए मोहम्मद गौरी के पास, कहते हैं इनके कान में कि जी मेरा एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, वो भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको भी एक खेल में हिस्सा लेने की, ये क्या है, उनको खेल में हिस्सा लेना है। कहते हैं वो बंदा क्या हिस्सा लेगा जिसकी आंखें नहीं है, और तुम जानते हो बिना आंखों का ये गेम खत्म है। इन्होंने कहा आपको शायद नहीं पता, उनके पास एक अंदरूनी टैलेंट है जो शायद आपको नहीं पता, वो शब्द वेदी बाण चला लेते हैं। शब्द वेदी बाण का मतलब होता है कानों से सुनकर आवाजों के अकॉर्डिंग वो निशाना लगा लेते हैं कि कौन सी जगह कहां पर रखी है। चलिए भाई, इन्होंने बात सुन ली, तो फिर ऐसा बताते हैं कि इनका धनुष और बाण दे दिया गया। कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे राजा में इतना टैलेंट है तो क्यों ना हम भी देखें। इनको हाथ में दिया गया टैलेंट, तो इन्होंने क्या किया, उसे तीर बना के ऐसे पकड़ लिया पृथ्वीराज चौहान ने, और ऐसे निशाना लगा रखा था। इन दोनों के बीच में ये बंदा वहीं पे खड़ा था जहां पे निशाना लगाना था, मोहम्मद गौरी। ये बातें साफ साफ इसमें लिखी पृथ्वीराज रासो, उसी के पास खड़ा था। और इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस था 24 गज का फासला था। 24 गज का फासला था दोनों के बीच। 24 गज की दूरी पे दोनों एक दूसरे से खड़े थे दूर। तो इसी मोहम्मद गौरी ने इसी जगह पे क्या कर दिया, इसी जगह कह दिया कि सभी लोग अपने बाण छोड़ें, चलाएं। जैसी बाण चलाने का आदेश दिया, इन्होंने क्या किया, बाण छोड़ा और सीधा टारगेट किया मोहम्मद गौरी को। उस जगह नहीं मारा जहां पे मारना चाहिए था, इन्होंने मोहम्मद गौरी पे टारगेट करके क्या कर दिया, घसीट दिया। जैसी घसीटा, ऑन द स्पॉट पृथ्वीराज चौहान के अकॉर्डिंग मोहम्मद गौरी की क्या होगी, डेथ।
जैसे मोहम्मद गौरी मरा, दोबारा जीत किसकी हुई सर? पृथ्वीराज चौहान की होगी। ये बातें किस में लिखी गई हैं? ये बातें पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई जी ने लिखी। और इससे फिर से जीत किसकी हो गई? तो आप बोलोगे पृथ्वीराज चौहान की। जीत को हार बना के लिखने वाला कौन? पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रवरदाई जी। हिस्टोरियंस कहते हैं ना जी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे तो कभी पृथ्वीराज चौहान मरेगा ही नहीं, ऐसे तो तुम तो अमर करते जाओगे इसको जिंदगी भर, ऐसे तो मानो 2023 में पृथ्वीराज चौहान जिंदा पड़े हुए, ऐसे नहीं है, गलत चीज। हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, हम तो मानेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में 2 ही युद्ध हुए थे, हम तो 2 ही युद्ध मानेंगे, और इन 2 युद्ध के अकॉर्डिंग हमने हमारा मानना यह है कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए। जब हार गए तो मोहम्मद गौरी ने इतना जितना भी दिल्ली वाला हिस्सा है वो सारा का सारा मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। अब ये हिस्टोरियंस का मानना था। तो सर ये कन्नौज वाला हिस्सा नहीं जीत पाए? नहीं, अभी तो राजा जयचंद जिंदा है ना, राजा जयचंद यहाँ पे रूल कर रहा है, इसीलिए ये वाला हिस्सा नहीं जीत पाया, क्योंकि यहाँ के राजा तो राजा जयचंद है। अब हुआ क्या कि राजा जयचंद चला जाता है मोहम्मद गौरी के पास, कहता है अब ला दिल्ली मुझे दे दे। कहता है दिल्ली तुझे क्यों दे दूं भाई? कहता है दिल्ली तो तेरे को, तभी तो मैंने बोला था तू पृथ्वीराज चौहान को एक ही तरीके से हरा सकता है, मैंने तेरी मदद की पृथ्वीराज चौहान को हराने में, अब तू मेरी मदद कर, तू मुझे दिल्ली दे दे। राजा जयचंद तो उसी समय से दिल्ली का भूखा था, मोहम्मद गौरी से मांगने चला गया। मोहम्मद गौरी ने मना कर दिया, कहता है मैं नहीं देता दिल्ली, दिल्ली के लिए तो मैंने इतनी बार लड़ाई की है, इतना मार खाया हूँ, 16 बार अटैक करूँ मैं अपने पर, और तू चाहता दिल्ली आसानी से। कहता है इस फिर खोल गए, कहता मोहम्मद गौरी दिल्ली मुझे चाहिए, देख ले। ये कहता नहीं मानेगा, अरे मारो उसको, खींच के मारा, फिर पिटा यहाँ पे, पिटा तो पिटते पिटते चंदावर पहुंच गए। चंदावर में लड़ गया पृथ्वीराज चौहान से कौन? सॉरी, राजा जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी। इसी बैटल को बोला गया 1194 का बैटल ऑफ चंदावर। इसी बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई किससे? राजा जयचंद के साथ। इतनी बुरी तरीके से मारा चंदावर के अंदर राजा जयचंद कि हार गया बेचारा। हारा तो दिल्ली के साथ साथ इतना हिस्सा भी किसका हो गया प्यारे बच्चे? ये सारा हिस्सा किसने जीत लिया? तो आप बोल देना सारा हिस्सा जीतने वाला मोहम्मद गौरी। पूरे भारत का राजा कौन बन गया प्यारे बच्चे? पूरे भारत का राजा बन गया मोहम्मद गौरी। यहां तक की कहानी आपको आशा करता हूं समझ में आ रही होगी। ये पूरे भारत का राजा बन जाता है। ना अब रहे पृथ्वीराज चौहान, ना अब रहे यहाँ पर कौन? ना अब रहे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, ना रहे यहाँ पर कौन सर? ना ही राजा जयचंद रहा। यहाँ पे पूरे भारत का राजा मोहम्मद गौरी बना। मोहम्मद गौरी बना और ये था आपका अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान पे भी राजा कौन था सर? अफगानिस्तान का भी राजा था आपका मोहम्मद गौरी। भारत का भी राजा कौन बना? मोहम्मद गौरी। अब एक बंदा 2 जगह राज तो कर नहीं सकता, तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। वो चारों गुलाम के नाम बताता हूं। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक का नाम था यल्दोज, यल्दोज। और एक का नाम था कुबाचा। एक का नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बच्चे। ये सारे के सारे गुलाम थे किसके? तो आप बोल देना मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी ने कहा कि तुम सारे मेरे बहुत अच्छे गुलाम हो, तो मैं पूरे भारत की जिम्मेदारी अपने कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को देता हूं। इसको पता था कि मैं भारत पे राज तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान को छोड़ना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान पे इसने अपना दबदबा बनाने में कई साल लगा दिए, उसके बाद एकदम से छोड़ देगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसने सोचा कि अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता, भारत को भी नहीं, लेकिन भारत की कमान किसी के हाथ में सौंप देता हूं, कोई तो देख रेख करेगा इसकी। तो अपने इसके बहुत ही फेमस गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कहता है ऐबक, दिल्ली और भारत सब तेरी जिम्मेदारी है, संभालना है इसको, राजा मत बन के बैठ जाओ कहीं, अपने आप को ऐबक बन चलाता। कहता है जी महाराज, लेकिन कभी आपके सामने मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। ऐबक यहाँ पे क्या हो गया सर? दिल्ली में स्थायी हो गया, खुद भारत का राजा बना। यल्दोज को दे दिया सर क्या? यल्दोज को दे दिया काबुल व कंधार, काबुल व कंधार का हिस्सा दिया, और कुबाचा को दिया गजनी। ठीक है जी, कुबाचा को दे दिया गजनी। मेवाड़ दिया है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, गजनी या मेवाड़ में से कोई हिस्सा दिया था इसको। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसी सारी जिम्मेदारी सौंप के ऐबक साहब, मोहम्मद गौरी साहब यहां से चलते गए। कभी आपसे पूछा जाए कि सर 1194 एडी के बैटल के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी जब इस युद्ध में जीता था बैटल ऑफ चंदावर में, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था?
तो याद ना कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा खुश होता है 1194 में। इसी खुशी से इसने दिल्ली के अंदर, जब भारत की जिम्मेदारी मिली थी ना ऐबक को, तो दिल्ली में इसी खुशी से, अपने राजा की खुशी से, इस ऐबक ने भारत में दिल्ली के अंदर पहली मस्जिद बनाई थी, पहली मॉस्क्यो। उस पहली मॉस्क्यो का नाम क्या था प्यारे बच्चे? उस मॉस्क्यो का नाम था कुव्वत ए उल इस्लाम। कुव्वत ए उल इस्लाम, ये भारत की पहली मस्जिद का नाम है। भारत में पहली बनने वाली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम। तो याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, तो आप बोल देना ऐबक साहब ने, ऐबक साहब ने बनवाई थी। उसी के बाद प्यारे बच्चे आगे की जिम्मेदारी क्या हुई? तो इस्लाम मस्जिद बनाने के बाद ऐबक साहब यहां से चले गए, सॉरी मोहम्मद गौरी चला गया। जाने के बाद ऐसा बताते हैं कि सॉरी ये रास्ता नहीं फॉलो करते थे, रास्ता हमेशा ये वाला फॉलो किया जाता था, गोमल पास से गया था, चला गया। कब? 1194 में चला गया था, ये जिम्मेदारी सौंप के 1194 एडी में अफगानिस्तान चला गया। जाने के बाद इसको समझ नहीं आया, इसने सोचा कि बहुत साल हो गए भारत नहीं गया, तो भारत की देखने के लिए, भारत की देखरेख करने के लिए, दोबारा से देखने के लिए कि ऐबक अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं, इस चीज को देखने के लिए मोहम्मद गौरी दोबारा इसी रास्ते से फॉलो करता हुआ आ रहा था। आया, और आया कब था सर? 1206 में आता है, 1206 में। 1206 में जब इसको लगा कि ऐबक बहुत अच्छे से शासन कर रहा है, शासन मतलब एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा है, अपनी दिल की तसल्ली करके जब ये वापस जा रहा था, तो यहीं पर मिल गए इसको खोखर जाति के लोग। बड़े खतरनाक होते थे, पहाड़ों के रास्तों में छिपे रहते थे। गोमल पास का मतलब होता है पहाड़ों का रास्ता। पहाड़ों को काट काट के रास्ते बनाए गए थे, उसी में फंसे थे सारे के सारे आपके ये लोग। तो जब ये जा रहा था तो गोमल कवास के निकलकर इन्हीं सभी काफिरों ने क्या किया? अटैक कर दिया। किस पे सर? मोहम्मद गौरी पे। गर्दन पकड़ के काट दी उसकी। मोहम्मद गौरी टाइम बोल गया उसे, मरा जैसे। ऐबक को क्या हुआ सर? ऐबक के हाथ में पूरे भारत की जिम्मेदारी आ गई। जब ऐबक के हाथ में पूरी जिम्मेदारी आ गई तो ऐबक तो बेचारा सच्चा गुलाम था। किसका सर? मोहम्मद गौरी का। इसने कहा कि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी और मेरे राजा के मरने के बाद भी मैं कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐबक इतना ज्यादा सच्चा गुलाम माना जाता था। इसने कहा राजा मेरे मर गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन जिंदगी भर मैं उनका गुलाम हूं। तो इसी चक्कर में इसने दिल्ली सल्तनत में, इसी दिल्ली वाले एरिया में इसने एक सल्तनत बनाई जिसका नाम रखा है इसने दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत किसकी याद में बनाया? तो आप बोल देना सर अपने मोहम्मद गौरी की याद में। और उन्हीं का गुलाम होने के नाते इसने दिल्ली सल्तनत में पहला वंश चलाया जिसका नाम भी इसने रखा गुलाम डायनेस्टी। तो कभी पूछा जाए गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो आप आंसर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक थे सर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। और वहीं से गुलाम वंश कब स्थापना करेगा प्यारे बच्चे? तो आप बोल देना गुलाम वंश की स्थापना होगी 1206 के अंदर। और यहीं से दिल्ली सल्तनत में आपके गुलाम वंश चलेंगे। देखो 1206 में मोहम्मद गौरी मरा, 1206 में मरने के बाद ही दिल्ली सल्तनत किसके हाथ में आ गई? तो आप बोलेंगे ऐबक के हाथ में। और ऐबक ने यहीं से शुरुआत करी दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की। लेके चलेगा गुलाम वंश को, और इसी बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि गुलाम वंश में क्या था सर। गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश के सारे राजाओं को पढ़ाऊंगा। तो मिलते रहे, बनते रहे इस वीडियो के साथ प्यारे बच्चे। सारी की सारी चीजें डिटेल में चलेंगे, लाइन टू वाइज चलेंगे, और सीक्वेंस में पूरी मेडिवल हिस्ट्री को खत्म करूंगा, मॉडर्न खत्म करूंगा, एंशिएंट खत्म करूंगा, पॉलिटी खत्म करूंगा आपकी, प्लस आपकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक सीक्वेंस में मिलते चले जाएंगे। तो इसी चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए सभी से आज्ञा लेना चाहता हूँ। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी हंसी मेरी इंस्पिरेशन। धन्यवाद।